हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम महिला एवं समाज के अंतर्गत स्त्रियों की समस्याओं के समाधान हेतु जो प्रयत्न किए गए समाज द्वारा या सामाजिक विचारकों द्वारा उसको जानेंगे। वैसे सबसे पहले तो सुधार आंदोलन चलाया गया जो कि 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। कई सामाजिक विचारकों ने, चिंतनशील जो विचारक थे सामाजिक, उन्होंने स्त्रियों की दयनीय स्थिति को समझा और उसे सुधारने के लिए कई कार्यक्रम चलाए। जैसे पहले हैं राजा राम मोहन राय। इन्होंने 1828 जो ब्रह्म समाज था इसकी स्थापना की और इन्होंने क्या किया कि ये प्रयत्न किया कि 1929 में कि सती प्रथा निरोधक अधिनियम बनवाया और साथ ही इन्होंने ही बाल विवाह को समाप्त करने का प्रयत्न किया और पुनर्विवाह, जो विधवाओं का जो पुनर्विवाह है उस पर भी जोर दिया। इस तरह से इन्होंने कई कार्यक्रमों का प्रोत्साहन किया और किया भी, ताकि जो स्त्रियों की स्थिति है वो बेहतर हो सके। वहीं स्वामी दयानंद स्वामी ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए, बाल विवाह और पर्दा प्रथा को समाप्त करने के लिए इन्होंने भी भरसक प्रयास किया। और वहीं सामाजिक विचारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी बहुपत्नी विवाह और विधवा पुनर्विवाह निषेध का विरोध किया और इन्हीं के प्रयत्नों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। और सामाजिक विचारक एक हैं महेश्वरी कर्वे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा के लिए भरसक प्रयास किया। वहीं एक और सामाजिक विचारक हैं केशव चंद्र सेन। इन्होंने ये प्रयास किया जो कि 1872 में था, विशेष विवाह अधिनियम। इन्होंने विशेष विवाह अधिनियम बनाया जिसमें विधवा पुनर्विवाह, अंतर्जातीय विवाह, इन सभी विवाहों को मान्यता इन्होंने दिलवाया। इस तरह से शताब्दी में 19वीं शताब्दी में कई महिलाओं और स्त्रियों के संगठन बनाए गए और उनमें स्त्रियों के हित में कई कार्यक्रम चलाए गए। इन्हीं में से है रमाबाई रांडे और मैडम कामा, तोतम मार्केट, नोवल और एनिमी वेसेड। ये सभी महिलाओं ने क्या किया कि कई इन्होंने संगठन बनाए और उसमें स्त्रियों के हित हेतु कार्य किए। जैसे पहला संगठन है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, दूसरा भारतीय महिला समिति, विश्वविद्यालय महिला संघ, अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा और कस्तूरबा बाई गांधी स्मारक ट्रस्ट। इन सभी ने कहीं न कहीं स्त्रियों की जो स्थिति है उसे सुधारने में अपना योगदान दिया। और वहीं पे दूसरे पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं स्त्रियों की समस्याओं के समाधान हेतु संवैधानिक व्यवस्था। देखिए इसमें क्या हुआ कि समय समय पर अनेक ऐसे अधिनियम पारित किए गए जो स्त्रियों से या फिर स्त्रियों की परिस्थितियों को सुधारने के लिए बनाए गए। जैसे 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम, जिसमें स्त्री पुरुष को विवाह संबंध समाप्त करने के जो अधिकार थे ये समान दिए गए और बाल विवाह समाप्त करने के लिए इसमें रोक लगाया गया इस अधिनियम में। तो इस तरह से 1956 हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम ये भी बनाया गया कि जो दहेज प्रथा है इसे भी रोका जाए 1956 में ही। और साथ 1961 में स्त्रियों की स्थिति को सुधारने हेतु कई दृष्टिकोण कार्यक्रम चलाए गए। तीसरे पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं शिक्षा का प्रसार। देखिए साथ ही ये भी किया गया कि जो शिक्षा का प्रसार है वो बढ़ाया गया। बेटियों को पढ़ाने के लिए जो रूढ़िगत और जो परंपरावादी उनको सिर्फ सिखाया जा रहा था वो पाठ उनको बंद कराने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया। जिन सामाजिक कुरीतियों को वे सीने से लटकाए हुए थीं स्त्रियों ने, उन्हें त्यागने और साथ ही उनको एक तरह से एकजुट होकर शिक्षा के प्रति समर्पण करने के लिए समाज द्वारा कई सामाजिक विचारकों ने अपने अपने कार्यक्रम चलाए। देखिए तर्क और विवेक ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं, अगर इसमें ज्ञान शामिल हो जाए तो कहीं ना कहीं ये किसी भी व्यक्ति को मजबूत बना सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके सामाजिक विचारकों ने स्त्रियों की जो स्थिति थी उसे उठाने का प्रयास किया और साथ ही आधुनिक शिक्षा प्राप्त किए स्त्रियां इन बंधनों से भी मुक्त होने लगी जो रूढ़िगत बंधनें थीं। चौथे पॉइंट में समाजशास्त्री बताते हैं पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। देखिए स्त्रियों की समस्याओं के समाधान में ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि भारत में 150 वर्षों तक अंग्रेजों का राज रहा। इससे भारत के लोग पश्चिम सभ्यता और संस्कृति के संपर्क में आ गए। पश्चिमी संस्कृति में स्त्रियों की जो समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया जाता है। पश्चिम के संपर्क का प्रभाव भारतीय स्त्रियों पर भी पड़ा
और वे भी अपने जीवन में पश्चिम के मूल्यों, विचारों और विश्वासों को अपनाने लगी। उन्होंने भी स्वतंत्रता, समानता, न्याय और अपने अधिकारों की मांग की, जिसके फलस्वरूप उन्हें कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुविधाएं और जो अधिकार हैं वो प्राप्त हुए। और वहीं पाँचवें पॉइंट में है औद्योगिकरण और नगरीकरण। देखिए, औद्योगिकरण और नगरीकरण भी काफ़ी हद तक ये भी कारगर रहे हैं और जो स्त्रियों की स्थिति है उसे उठाने में, क्योंकि कहीं न कहीं स्त्रियों ने भी उद्योग धंधों में अपने आर्थिक निर्भरता की जो स्थिति थी उसे उभारा। वो गई, काम की, वो कई अब फैक्ट्रियों में नगरों की महिलाएं जो हैं काम करती हैं। तो इससे क्या हुआ, जो आर्थिक स्थिति थी उनकी, जिसके कारण वो कहीं न कहीं कई प्रताड़नाओं को सहती थी, ये दूर हुआ। तो हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण और नगरीकरण भी स्त्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए कई हद तक लाभदायक रहा। वहीं संयुक्त परिवार का विघटन, संयुक्त परिवार जो कि भारतीय परंपरावादी परिवार है, इसमें क्या है कि संयुक्त परिवार में ज़्यादातर स्त्रियों को दबा के रखा जाता है और ये भरसक प्रयास किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पुरुष प्रधानता होती है और स्त्रियों से सिर्फ घर के चार दीवारी में रहकर ही काम करने की जो उम्मीद है ये लगाई जाती है। तो इस तरह से कहीं न कहीं जब धीरे धीरे ये संयुक्त परिवार विघटित होने लगे, यानी टूटने लगे, तो इससे क्या हुआ, जब एक ही परिवार बना तो उसमें स्त्री पुरुष की जो समानता के कारण कहीं न कहीं स्त्री की जो स्थिति है ऊँची उठने लगी। और एक पॉइंट बताते हैं समाजशास्त्री, आर्थिक कठिनाइयाँ। देखिए, मेरे लिए तो सबसे अच्छा पॉइंट यही है, क्योंकि कहीं न कहीं आज आर्थिक जो कठिनाइयाँ हैं इसके कारण भी बेटियों को पढ़ाना, बहुओं को आगे बढ़ाना, ये जो उम्मीदें हैं उनसे लगाई गई, ताकि जो परिस्थितियाँ हैं, आर्थिक परिस्थितियाँ घर की, वो ऊँची उठ सके।